इतने सारे पेजेस बने हुए हैं जिन पे कपड़े हर तरह के हमें मिल रहे हैं। क्या जो स्टार्ट कर रहा है अभी पॉइंट 1 पे या पॉइंट ए पे खड़ा है, उसको आगे चलने के लिए क्या क्या मुश्किलात आती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, पेज आपने बना दिया, कपड़े आपने बना ली, अब क्या करें? इवन आप पे कोई 10,000 का भी ट्रस्ट कर रहा है, आपसे जोड़ा ले रहा है, आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वही प्रेशर होना चाहिए कि अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है, और आपको उसके ट्रस्ट पे पूरा उतरना भी चाहिए। आपको वो क्वालिटी देनी है जिसकी आपने बात की है। मलिया, सबसे महंगा सूट आज तक कितने का बनाया है? मैंने बनाया है, अभी मैं 35 लाख तक का बनाया है। ओह नाइस। एक दफा ऑर्डर करने से आपका क्लाइंट नहीं बनता, क्लाइंट वो होता है जो बार बार आपसे ऑर्डर करता है, ऑफ कोर्स, और वही आपका रियल कस्टमर भी वही होता है। अच्छा, मैं काम करती हूँ एडवांस पेमेंट पे, 50% आपके एडवांस होते हैं, और बिफोर डिलीवरी आपने अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी होती है। ठीक है। अच्छा, उस कस्टमर ने 2 दफा मुझसे शॉपिंग की हुई थी, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था कि अच्छा चलो ये बाद में भी दे देंगे, इट्स ओके। उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट की, उनका ऑर्डर उनके घर तक पहुंच गया। टिल डेट अभी तक आफ्टर वो जो उनके बाकी पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले। माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। आपको पता है कि हम पॉडकास्ट जो है वो लाइफस्टाइल पे भी कर रहे होते हैं, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात कर रहे होते हैं। और उसी वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करने के लिए जो मेरे पास आज की गेस्ट है ना, जिनसे मिलने के लिए मैं भी बड़ी नर्वस थी कि यार ये फैशन डिज़ाइनर है तो कुछ मैं भी आज ऐसा पहन के जाऊँगी कि मैं भी अच्छी लगूँ, और पूछूंगी क्या मेरी लुक को क्या रेट कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, क्या नहीं है, किस चीज़ को किसके साथ पेयर करना चाहिए। आज ये सारी चीजें हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि हमने किस तरह से स्टाइलिश, यंग और खूबसूरत लगना है। मेरे साथ मौजूद है मलिहा रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और लाइफ कैसी चल रही है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बीइंग अ फैशन डिजाइनर भी लाइफ अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं हो सकता कि आपको तो हर टाइम औरतें ही घेरी रखती होंगी कि मेरे ये कपड़े बना दो, ये कर दो, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा कौन सा अच्छा लगेगा। मेरे जैसा बंदा तो ना अगले पे ही रिलाय, अच्छा तुम बताओ इस स्टाइल में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, वही बना दो, मुझे रहने दो। बिल्कुल ऐसा होता है, और ये क्योंकि ये ज़्यादातर है ही गर्ल्स और वुमेन रिलेटेड फील्ड, तो औरतों से सामना तो आपका होता ही रहता है। फिर आपको उनके अकॉर्डिंगली उनको डील करना पड़ता है। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी स्टाइल एक्टिविटी क्या है, आपके ओकेजन्स क्या, आपके पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको डील करते हैं ताकि वो भी सेटिस्फाई रहें और हमारा काम भी हो जाए। नहीं, क्या आपने कभी वो डील की है कि और कोई औरत हो जिसका बल्कि हो वो थोड़ा एज भी ज्यादा हो लेकिन फैशन वो थोड़ा गर्लिश चाह रही हो, तो उनको कैसे हैंडल करती हैं? उनको ये कि उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हम उनको सिलुएट इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आपकी ये बॉडी टाइप है, आप इसके अकॉर्डिंग इस तरह की आप कट्स फॉलो करें, इस तरह के आप डिज़ाइंस पहने, ये कलर्स आप पहने, ताकि आपकी बॉडी भी शेप अप हो और आपकी लुक जो है वो भी इनहांस हो। कितने % मानती हैं? सेटिस्फाई हो जाती हैं, 75% तो हो जाती हैं, और बाकी का जो 25% है वो फिर हम उनको डील कर लेते हैं। दैट्स गुड टू नो कि अवेयरनेस इतनी आ रही है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पिछले चंद सालों में ये चीज़ बड़ी बैकलैश में थी और वो चल रही थी कि नहीं ठीक हो रही थी। फैशन डिज़ाइनर बनने का कैसे सोचा? क्या बचपन से कोई शौक था? क्या था ये? अच्छा, बेसिकली मैं मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ। ओह नाइस। मेरे पेरेंट्स की विश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है। बट आई वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। लेकिन मैंने एमकेट क्लियर किया था अपना, लेकिन उसमें सर्टेन एक परसेंटेज रिक्वायर होती है, तो वो उससे मैं 10% नीचे थी। अगर मैं रिपीट करती तो वो हो जाना था। मैंने उसको कभी दिल पे नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती नहीं थी। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में अपना एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सब कुछ अच्छा जा रहा है। वेरी नाइस। तो कितना टाइम हो गया फील्ड में काम करते हुए? ऑलमोस्ट 5 years। माशाल्लाह। तो कोई ऐसी चीज जो लगती हो कि यार काश मैं डॉक्टर बनती तो मैं ये कर लेती, जो फैशन डिजाइनर बन के मेरे से हो नहीं रहा या मैं कर नहीं पा रही, कोई ऐसी डीप थॉट्स आते हैं? नहीं, ज़िंदगी में कभी काश नहीं होना चाहिए, और मैं कभी रिग्रेट नहीं करती। अगर कोई फ़ैसला करना है आप उसको प्रॉपर वे में करें, आप उसके देखें आप उसमें कितना कंफर्टेबल हैं और आप उसमें कितना ऑनेस्ट होके चल सकते हैं अपनी फील्ड में, और आपके अंदर आप पैशनेट कितने हैं अपनी फील्ड में, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रहता। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं, और ना ही मैं ये सोचती हूँ काश मैंने उस टाइम पे ये फ़ैसला किया होता। नहीं, मैं जो भी मैंने फ़ैसला किया मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत अच्छा मेरा फीडबैक भी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए ना आपको बहुत अमीर होना चाहिए, तभी आप ये फील्ड परस्यू कर सकते हो। इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू, बट ये आपकी स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है। लाइक फॉर मी, मैंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया था, अब इस पे शायद कोई यकीन
करें या नहीं, मैंने 30,000 से स्टार्ट किया था। ओह नाइस। और कोविड टाइम में किया था। अच्छा। तो उसके बाद लेकिन ये कि मैंने बहुत ही स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने मटेरियल इकट्ठा किया। असल में पैशनेट थी, और जब आप पैशनेट होते हैं ना तो रास्ते खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने पहले फैब्रिक ख़रीदा, फिर धागे ख़रीदे, फिर मटेरियल थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू किया, फिर टेलर ढूंढा। इवन मैंने अपनी जो अपनी फील्ड का काम वो मैंने स्टार्ट किया था अपनी मामा की सिलाई मशीन से। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल। जब आपके अंदर एक होता है कि नहीं यार ये मैंने करना ही करना है, तो उसमें फिर आपके पास कोई ऑप्शन होती ही नहीं है कि अच्छा मैं ये नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी। आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि अच्छा मेरे पास ये तो नहीं है तो इसके बगैर तो मेरा काम हो ही नहीं सकता। हालांकि हम आपके पास हमेशा बैकअप ऑप्शन होती है जिसको आप ना खुद निग्लेक्ट कर रहे होते हो, खुद ही निग्लेक्ट कर रहे होते हो। जो नेचर है ना वो आपको बार बार सिग्नल्स दे रही होती है कि नहीं आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन वो हम खुद ही उसको निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत ही स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं चीज़ें ऐड ऑन करती गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि जी आप अपने सैंपल्स बनाकर मत रखो, पैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्या आपने भी कुछ ऐसा किया, बनाया, कोई पैसे बर्बाद किए, या डे वन से ही वो अच्छा स्मूथ चल रहा है? नहीं, मैंने काम ही सैम्पलिंग से स्टार्ट किया था। वेरी नाइस। मैंने सैम्पल्स बनाए थे और उस पर मैंने ऑर्डर्स लिए थे। ओके। मैंने ये नहीं किया था कि अगर मैंने पहले तो ये था कि मैं यहाँ पे एक और बात भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मैंने जॉब नहीं की थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने अपने काम से एक्सपीरियंस लिया, तो उसके लिए भी मैंने बहुत ही सोच समझ के ही कदम उठाया। ये नहीं कि बहुत ही जुनूनी फैसला कर लिया कि इतने लाख लगाऊंगी और इतने जनरेट कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको जानता कोई नहीं होता, आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल। आपने अपने क्लाइंट्स खुद जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए भी आप एक तो डिज़ाइन में आपकी एफर्ट जाती है, लेकिन आपने उसके बाद अपनी क्लाइंट के लिए भी अपने खुद ही, क्योंकि जब एक बंदा स्टार्टिंग में आप एक ही होते हैं, आपने डिज़ाइंस बनाने हैं, आपने फैब्रिक सोर्सिंग करनी है, आपने मटेरियल सोर्सिंग करना है, आपने क्लाइंट्स जनरेट करना है, आपने शूट्स करने हैं, आपने एडिटिंग करनी है, ऑल राउंडर आप खुद होते हैं। उसके बाद बेचना भी खुद है और अगले तक पहुंचाना भी खुद है। तो जब आप इतने सारे मल्टीटास्किंग हो जाते हैं तो आपके साथ उसके बाद आप स्मार्ट प्ले करते हो। और फॉर मी, मैंने जॉब नहीं की थी और मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा सीखा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप जॉब करते फैशन डिजाइनिंग में किसी के साथ या किसी अच्छे डिजाइनर के साथ, तो शायद आप कुछ अच्छा सीख पाते और अपने बेहतर कर लेते इनको रिजल्ट्स को? वो ये है कि अगर मैं ऐसे करती तो मैं फिर भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने में ना आपका टाइम लगता है। तो मुझे लगता है मैंने जो जॉब में टाइम अगर मैं करती, उसमें भी आपको पता है एक्सपीरियंस के लिए 2-3 साल कहीं नहीं जाते हैं, उसमें ही आपको एक्सपीरियंस आता है। तो 2-3 साल मैंने जॉब नहीं की और उसको मैंने अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसी से मैंने सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। अगर मुझे कोई नुकसान हुआ है तो उससे मैंने सीखा है और उसको मैंने कवर अप भी कर लिया। तो जब आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो ना, तो आपका माइंड भी उसी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिर आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। क्या रात को सोते हुए इस ख्वाब में आता है कि अच्छा ये पेंट कलर, ये वाला डिजाइन, ये वाला तिल्ला यहाँ पे, या ये एम्ब्रॉयडरी? आगे बताइए, क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको ख्वाब भी यही आते हैं? तो ऐसा होता है। हाँ। क्योंकि सारा दिन जिस चीज़ में गुजर रहा होता है तो ख्वाब में मुझे अक्सर कलर्स नजर आते हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मैं जिस दिन मार्केट से होके आती हूँ ना, और अगर कोई कपड़ा पसंद आ गया और मैंने वो खरीदा नहीं, तो सारी रात वो कपड़े जो है ना मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे होता है अच्छा कल जाके मुझे ये लेकर आना है। तो इससे पूछूं कि आपके साथ भी होता है कि अच्छा ये कलर स्कीम हो, सुबह उठते ही उसको ड्रॉ करके तो बस ये बना दो? हाँ, ऐसा होता है। कभी आइडियाज आते हैं किसी रैंडम जगह, इवन आप किसी शादी में भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी जब आपका माइंड जो उस तरह सेट हो गया, आप उस तरह चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हो। आपको किसी का ड्रेस अच्छा लग रहा है, किसी की कलर स्कीम अच्छी लग रही है, आप फौरन उसके आपके ज़हन में उसका एक इमेज आ जाता है, पैटर्न आ जाता है, आप उसको अपने फ़ोन में नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पे भी। तो ये ऐसा होता है और आपको ख्वाब भी आते हैं। ये सच्ची बात है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। That's true। अगर वही बात है कि ख्वाब आएंगे तो आप उन्हें अचीव करोगे ना। ख्वाब देखने के लिए, पूरे करने के लिए देखने की भी जरूरत है। खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं और पूरे करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। हमारा दिल करता है बस हमने ख्वाब देख लिया, खुद ही से पूरा होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट स्टेप क्या था? फैमिली ने सपोर्ट किया? कैसा रहा ये सफर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, माशाल्लाह। माई फादर इज़ लाइक के आपने ये करना ही करना है। इवन अभी भी उनकी यही रूटीन है। उन्होंने जब घर वापस आना, उन्होंने यही पूछना, लिया बेटे आज आपने क्या किया और आपकी आज की प्रोग्रेस क्या है। इवन नाउ अभी 5 साल हो गए, उनकी यही रूटीन है। तो कभी ऐसा होता भी है कि आप नहीं दिल करता कि मैं आज ब्रेक लूँ या छुट्टी करूँ, लेकिन फैमिली होती है कि अच्छा आज तुमने क्या किया है, आज का क्या अच्छा। जब आप आंसरेबल होते हो तो आप फिर करते हो। और मेरी फैमिली हर स्टेप पे बहुत सपोर्टिव
रही है। और ये एक फॉर गर्ल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ मेल सपोर्ट हो। तो वो जो चीज़ें आपने 10 साल में अचीव करनी होती है ना, इस सपोर्ट के साथ आप 5 साल में अचीव कर लेते हो। दैट इज ट्रू। तो अगर जैसे हमारे घर पे कोई लड़की हमें देख रही है बैठी हुई और वो इस फील्ड को परस्यू करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स जो आप दे दो कि अच्छा ये कर लो तो ये फील्ड ऐसे चल जाएगी। अच्छा, इस फील्ड में आने के लिए तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने इसको लेके कैसे चलना है। कुछ लोग इसको एज एन फैशन फॉलो करते हैं कि बस शौक है कर लिया, लेकिन फैशन डिजाइनिंग ये एक प्रॉपर स्किल है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये एक स्किल है। और आज के दौर में लड़कियों के पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। एज एन ये नहीं है कि आप सिर्फ इसमें जॉब ही कर सकते हैं, आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें बहुत और ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों इन्वेस्ट करके ही लाखों कमाओ। आप एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी टेक्सटाइल टेक्निक में आप अपने आप को एक्सपर्ट कर लें, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि क्रोशिया है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, सब कितनी ज़्यादा इन है। और बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो घर बैठ के ये काम करती हैं और उसको ऑनलाइन सेल आउट करती हैं। तो ये एक बहुत एडवांस फील्ड है, तो इसको ज़रूर इसको करना चाहिए। और इसमें आपकी हैंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, आपकी ड्राइंग्स अच्छी हो जाती हैं, ये भी एक स्किल है। तो मतलब आप फैशन डिज़ाइनिंग की किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, तो वो एक स्किल है। फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा? एक्शन। एक्शन इन व्हाट सेंस? जब आपने एक सोच लिया कि मैंने इस ट्रैक पे चलना है, आप एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और दुआ करें कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलें। क्या हम एडमिशन लिए बगैर भी ये कुछ कर सकते हैं? यूट्यूब ऑनलाइन, अब तो AI का दौर है। तो अब ये है कि ऑनलाइन बहुत सारी कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं। जो गर्ल्स जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। यूट्यूब पे हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, इवन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसके ऊपर पैसे ना खर्च करें, वहाँ से आप सीखें और आप अपनी ज़हनी सलाहियत को फिर यूटिलाइज करें और आप उससे बहुत कुछ कर सकती हैं। ज़िंदगी में कभी ये सोच के आपने नहीं बैठना कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सके। सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं है, और पैसा ना होने की वजह से आप ये मैं ये कर नहीं सकती, ये कोई रीजन नहीं है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ट्रू। लेकिन इतने सारे पेजेस बने हुए हैं जिन पे कपड़े हर तरह के हमें मिल रहे हैं, तो क्या जो स्टार्ट कर रहा है अभी पॉइंट 1 पे या पॉइंट A पे खड़ा है, उसको आगे चलने के लिए क्या क्या मुश्किलात आती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, पेज आपने बना लिया, कपड़े आपने बना ली, अब क्या करें? एक वो होता है स्वॉट एनालिसिस। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। प्लस मार्केटिंग के जो 4 P's हैं, आपकी प्लेसमेंट क्या है प्रोडक्ट की, आपकी प्राइस रेंज क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है। जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आपने फ़ौरन से उस पर पैसा इन्वेस्ट कर देना है। आप देखें आप बनाना क्या चाह रहे हैं, किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, और जिस ऑडियंस के लिए आप कपड़े बना रहे हैं क्या वो आपकी प्राइस रेंज को फॉलो करती है। अब आपने सपोज आपकी ऑडियंस है अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है एलीट क्लास वाला माइंडसेट रख के, तो अपर मिडिल क्लास एलीट क्लास को कभी फॉलो नहीं कर सकती है, तो आप कहेंगे मेरा बिजनेस नहीं चला। और इसी तरह अगर हम बहुत ही लो प्राइस रख देते हैं, क्वालिटी भी पुअर कर देंगे और हम कहेंगे जी हमने तो एलीट क्लास के लिए बनाया, तो एलीट क्लास कभी उसको पहनेगी नहीं, क्योंकि उसमें आप वो क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। तो जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने सबसे पहले अपनी ऑडियंस डिसाइड करनी है, ठीक है, एज ग्रुप डिसाइड करना है, प्राइस रेंज डिसाइड करनी है, उसके बाद आपकी मार्केटिंग आती है। और एक अपनी प्रोडक्ट आप सही ऑडियंस तक पहुंचाने के बाद ही आपकी सेल्स जो है वो जनरेट होती है। लेकिन मार्केटिंग कंपनीज जो है, एक तो वो इतना चार्ज करती हैं, नंबर 2 आपको राइट कंपनी ढूंढना विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो व्हाट डू यू थिंक, आपको खुद ही कर लेनी चाहिए या किसी को ढूंढना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि काम करने के लिए, काम करवाने के लिए काम आना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको हर फील्ड के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स, अब आप किसी को पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो आपकी अपनी खुद की रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह जब हम मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करते हैं, आपको मार्केटिंग का एम आता होगा तो बाद में आप अपनी मार्केटिंग करवाएंगे। तो ये है कि आपके पास खुद मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए कि अच्छा मैं इस तरह से करूँगी या इस तरह से करवाऊँगी तो मुझे अपना स्पेसिफिक रिजल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, ताकि अगले बंदे को भी पता हो कि अच्छा इस बंदी के पास कुछ एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल ब्लैंक हो के हमारे पास नहीं आई है। क्योंकि देखो जब हम डे 1 पे स्टार्ट करते हैं ना, तो सभी हमें कहते हैं जी वेबसाइट बना लो, शॉपिफाई पे अकाउंट बना लो, जो चीजें हैं उनको ऐड ऑन। अब देखो शॉपिफाई इज नॉट फ्री। शॉपिफाई को पहले करने के लिए आपको अच्छे खासे पॉइंटर्स अचीव करने पड़ते हैं, फिर उस पर पैसे लगाने पड़ते हैं, उसको एक बाय करना पड़ता है आपको, फिर आपको डोमेन्स बाय करनी पड़ती हैं अपनी वेबसाइट के लिए भी। तो ये तो एक बड़ा महंगा प्रोसीजर है।
तो जो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता वो क्या करे? यू डोंट बिलीव इट, मैंने अभी 3 months पहले शॉपिफाई पे स्टोर ऑनलाइन किया, उससे पहले मैंने ऑनलाइन किया है ये। तो ये है कि ऑडियंस का ट्रस्ट आपने खुद डेवलप करना है। वो ये है कि आप अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रेजेंस शो करें। इसके बाद अगर आप एग्जीबिशंस कर रहे हैं तो एग्जीबिशंस में मैक्स पॉइंट वो रखें जो आपकी ओरिजिनलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे आके डील करते हैं, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी मैंने जो है पर्सनली शॉपिफाई को नहीं बनाया था। अभी 3 महीने पहले मैंने शॉपिफाई पे लॉन्च किया। और आपकी बात ठीक है कि उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक बजट चाहिए होता है। तो जो भी न्यू कमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको चाहिए कि पहले वो अपने थोड़े से इन्वेस्टमेंट से सीखें कि उनको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर उनको लग रहा है कि वो इसको बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं तो उस पर फिर जरूर इन्वेस्ट करें। ऑडियंस कहाँ से ढूंढ के लेकर आए? क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे आपने एक पेज बनाया, आपके 200-100 फॉलोवर हो जाता है और 100-200 भी वही होगा जो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स होंगे या साथ जानने वाले होंगे। अब उनमें से चंद होंगे जो ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो अब आप बाकी ऑडियंस को रीच आउट कैसे करो? इंस्टाग्राम पे एड्स रन होती हैं, वहाँ पे आपने अपनी मार्केटिंग टारगेट मार्केट सेट करनी है। तो उसके थ्रू आपकी जो आपकी पोस्ट जो है वो उन लोगों तक पहुँच जाती है। जब आपने वहाँ पे एक टारगेटेड मार्केट सेट कर दिया, एज ग्रुप सेट कर दिया और आपने एरिया सेट कर दिया। इवन आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो आप इंटरनेशनली वहाँ पे अपना कर सकते हो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट चाहिए या यूके का चाहिए, यूएसए का चाहिए। तो आप वहाँ पे अपनी टारगेटेड ऑडियंस टारगेट को मार्क कर दें तो इंस्टाग्राम उन तक खुद ही रीच आउट करता है। और नंबर ऑफ फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं आपके बिजनेस में। अगर आपके पास 500 फॉलोअर्स भी हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, आपकी जर्नी ओरिजिनल है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो 500 इनफ है। उसमें से भी अगर आपको 10% लोग आपसे खरीद रहे हैं तो आपकी कॉस्ट पूरी हो रही है। तो कभी भी ये ना सोचें आप कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा मलिया, देखो मैं अगर करना चाहूँ ये काम स्टार्ट, मैं करना चाहती हूँ कि जी मैं फॉर्मल्स की तरफ जाऊँ, नॉट सेमी फॉर्मल्स या लॉन कॉटन, ये वो नहीं, मैं फॉर्मल्स करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या डू यू थिंक कि मुझे फॉर्मल्स की तरफ जाना चाहिए या मुझे पहले कोई कुर्ती स्टाइल या कोई प्रिंटेड 2 पीसेस बना के ऑडियंस जनरेट करके फिर उधर जाना चाहिए? आप लग्जरी प्रेड पे चले जाएं, आप सेमी फॉर्मल्स या फॉर्मल्स पे ना जाएं, लग्जरी प्रेड पे कर लें। आप सिंपल एक सिल्क का कुर्ता बना लें जो आप खुद भी स्टाइल कर सकती हैं। पैसे नहीं ज़ाया होंगे, खुद पहन रही हैं तो वो पैसे ज़ाया नहीं हो। इवन वो आपकी बहुत ही लिमिटेड बजट में आपके खुद के कपड़े बन रहे होते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं समझती कि जो आप कपड़े बना रहे हैं वो ज़ाया जाए। हमने खुद भी तो खरीदने हैं ना, तो आप अपने सैंपल्स खुद पहन के उसको मार्केट कर लें। तो ये है कि आपने अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए लग्जरी प्रेड एक अच्छी ऑप्शन है। सेपरेट सब पहनते हैं लोग, कॉट सेट्स पहनते हैं, तो उसमें भी आप अपना देख सकती हैं। और आपको एक आइडिया तो होगा ही कि आप किस क्लास को टारगेट कर रही हैं। लेकिन क्या कॉट सेट्स हर बंदा ही नहीं बना रहा और हर जगह पे ये अवेलेबल हैं, तो मेरा कोई क्यों खरीदेगा? वो आपने अपना टेस्ट देना है। जब हम एक बिरयानी बनाते हैं, अब कराची की बिरयानी और लाहौर की बिरयानी है, मुल्तान की बिरयानी, हर जगह की बिरयानी है, लेकिन सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना क्रिस्प है, अपना अरोमा है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। अब किसी को आलू पसंद होता है, किसी को नहीं होता। तो इसी तरह ब्रांड्स में भी यही है, किसी को कोई डिजाइनर पसंद होता है। अच्छा, वो डिजाइनर नहीं, उसकी जो स्पेशलिटी होती है या वो अपने ड्रेसेस में जो एक ओरिजिनलिटी रख रहा है, लोग उसको खरीदते हैं। पाकिस्तानी फैशन में और इंटरनेशनल फैशन में क्या डिफरेंस आप फील करते हो? मेजर डिफरेंस है। इंटरनेशनली बहुत मिनिमल होते हैं। इंटरनेशनली जो वेडिंग्स होती हैं वो बहुत मिनिमल, वाइट्स, पेस्टल टोन्स और वो कलर्स में प्ले नहीं करते हैं क्योंकि उनका ट्रेडिशन वैसा है। गोरा कल्चर। अब पाकिस्तानी ट्रेडिशन या सब कॉन्टिनेंट ट्रेडिशन की बात करें तो ये बहुत रिच कल्चर है। पाकिस्तानी ट्रेडिशंस भी इसमें बहुत ब्राइट कलर्स हैं। अब पाकिस्तानी दुल्हन ने जब तक लाल जोड़ा नहीं पहना उसको एज्यूम ही नहीं किया जाता ये दुल्हन है, क्योंकि उसका एक इमेज ऐसा बन गया हुआ है और सब कॉन्टिनेंट से ये चलता आ रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है कि हम अपने कल्चर को ओन करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो अब वैसे हम बहुत सारी चीज़ों में अब ऑन नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी बैड, और मैं बहुत इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन अपने कल्चर को ऑन करना चाहिए। और जो पाकिस्तानी कल्चर में कलर्स हैं, ब्राइट के कलर्स, और उसके ऊपर जो काम होता है जरदोजी, करदाना, दबका, और वो बहुत अच्छा मटीरियल है। तो ये आपकी एक अपनी रिचनेस शो करता है। लेकिन आपने एक इतना महंगा जोड़ा बनाया, एक दिन पहना, उसके बाद वो किस काम का है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब आपने अपना ब्राइडल जोड़ा बनाना है
तो आपने आप उसकी स्टाइल करें। आप देखें स्मार्ट थिंग करें ना, अगर आप 5 लाख का एक जोड़ा बना रही हैं, आप उसकी लॉन्ग शर्ट रखवा लें, लहंगा आप ऑप्शन है, फर्शी लहंगा कर लें या प्लेन लहंगा। लॉन्ग शर्ट जो है ना वो आपके बाद में यूज़ हो सकती है, आप उसके साथ स्ट्रेट पैंट्स कर सकते हैं, चूड़ीदार पजामा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपना माइंड सेट बनाएं कि मैंने इसको री यूज़ करना है। बहुत सारी लड़कियां नहीं करती हैं, वो नहीं पहनना चाहती दोबारा हम ये कपड़े पहने। एक तो वो कपड़े नहीं पहनना चाह रही होती, दूसरा मैक्सिमम ब्राइड्स वेट के शादी के बाद इतना वेट गेन कर लेती हैं कि वो पूरा भी नहीं आ रहा होता। तो वो आपको अपना लाइफस्टाइल डेवलप करना पड़ता है ना। नहीं देखो, मेरे पास जो पेशेंट्स आती है ना शादी से पहले आके, वो कह रही थी मैं तो 30 किलो कम करा दो। ठीक है, अब एक लड़की ने शादी से बिल्कुल इंस्टेंट पहले 10-15 किलो कम किया, तब तो वो पूरा आ गया, लेकिन वो 10-15 किलो जैसे उन्होंने कम किया हुआ होता है वो 20 किलो बढ़ जाता है, तो वो पूरा कैसे आएगा? तो इसका कोई और तरीका है जैसे हम एज इट इज उसे यूज ना करें, कुछ और रीयूज कर लें उसका? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आपने बोला कि वो 30 kg उसने कम कर लिया, वो क्यों किया? वो शादी को इतना ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं। ओवर फैंटेसाइज। ठीक है, एक दिन की शादी है, खत्म, 3 दिन की चले मैक्स फंक्शन है, खत्म। उसके बाद क्या, जिंदगी रुक तो नहीं गई ना, खत्म हो गई है। शादी के बाद जिंदगी नहीं रुकती है, ये वो आपका माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर बाद में भी आप अपने आप को अच्छा कैरी करो, जरूरी नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड के लिए सारा कुछ करना है, आपकी अपनी भी जिंदगी होती है। तो खुद आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करो। ऑब्वियसली जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो ना, तो फिर लोग भी आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। अब आपने शादी से पहले 3 किलो कम कर लिया, शादी के बाद आप 60 किलो गेन कर लिया, तो आपकी सेल्फ वर्थ वहीं पे 0 हो जाती है। तो कैसे आपको कपड़े फिट आए? दूसरी बात यह है कि आपने कपड़ों को रीस्टाइल करना है, तो एक तो लॉन्ग शर्ट के साथ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। दुपट्टा अब आपको पता है कि ब्राइड्स लेती हैं 4 गज का, 5 गज का ड्रेप करने के लिए। हम उसको अगर हम 6 गज का भी दुपट्टा अगर हमने लिया हुआ है, हम उसको बाद में साड़ी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस होती हैं अगर आप उसको देखें तो। लेकिन आप जैसे कह रहे हो ना कि रिच इन कल्चर, रेड कलर, आजकल मैंने देखा है कि 90% ब्राइड्स रेड नहीं पहनना चाहती, तो क्या कलर ऑप्शंस हो सकते हैं बाकी कि हम अपने थोड़ा सा ट्रेडिशन की तरफ भी रहें और वो कलर्स पहन लें? उसके अलावा रेड की टोन्स आती हैं। ठीक है, नहीं रेड में जाना ही नहीं है हमने। पिंक्स, शॉकिंग पिंक, ओके, और पेस्टल टोन्स वलीमा के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये पर्सनल अब वो अब शादी के फंक्शंस भी तो कम हो गए हैं ना, शलीमा हो रहा है, शहदी हो रही है, इस तरह भी वो 2 इवेंट्स को भी मर्ज करके उस तरह से भी उसको ड्रेसअप कर लेते हैं। तो फिर कलर ऑप्शंस पर्सनल चॉइस पे आता है। मैं कहती हूँ कि जिसकी शादी है ना, उससे पहले हमें कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि आपकी अपनी चॉइस क्या है। कि अगर तो वो नहीं पहनना चाह रही है, इट्स ओके, उनकी चॉइस है, वो ना पहने। फिर बहुत सारी कलर्स ऑप्शंस आ सकती है। ये तो मैंने अपनी एक ओपिनियन दी है ना कि जो रिच ब्राइड मुझे लगती है वो रेड में लगती है। तो कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ हम कर सकते हैं रेड के साथ ही, अगर हम करना चाहें तो। बेज और रेड, ये तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा। मरून के टोन्स आ जाते हैं। उसके अलावा हम बोटल ग्रीन ऐड करते हैं, ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज, शॉकिंग पिंक और ब्लूज, बहुत सारी कलर वेरिएशंस आती हैं। इसमें भी तो अब कई लोगों का ये कहना होता है कि जी इतना महंगा और हैवी तुमने पहन लिया है, उसके बाद जो है ये ऑफ कोर्स तुम्हारा यूज भी नहीं हो रहा, या चलो यूज होगा भी तो 1-2 बार यूज होगा, तो इसको जो है ना वो काम उतार के किसी और पे करा लो, तो क्या वो ठीक रहता है काम हुआ? yes. ऐसा होता है। अब जो हमारी अम्मियाँ दादियों के जो कपड़े हैं, अगर हम उनको भी अपने एज एन ट्रेडिशन भी हम सेव करना चाहें, तो हम ऑब्वियसली कपड़ा जो है वो विद टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप उसका जो काम, अगर वो बहुत अच्छा काम हुआ है वो रहता है, तो आप उसको मॉडर्न कट्स के साथ एप्लीक वर्क में दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। और आपको पता है अब ये तो दोबारा ट्रेंड में है कि लड़कियाँ अपने सास का दुपट्टा ले लेती हैं, या अम्मी, नानी, दादी का दुपट्टा, और वो बहुत एक अच्छा रहता है। तो रीस्टोर का ऑप्शन होता है कि आप अपना वो जो काम है वो रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, कपड़े प्रिजर्व करने हो अगर हमने, जैसे मेरा एक फैंसी जोड़ा है कोई, और मैं उसको संभालना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास गर्मियाँ भी एक्सट्रीम है, सर्दियाँ भी एक्सट्रीम है, तो काम खराब हो जाता है, तो कैसे प्रिजर्व कर सकती हूँ मैं उसे? पेपर में। अच्छा, प्लास्टिक में कर सकते हैं? नहीं, पहले नॉर्मली लोग हम मतलब सब हैंग कर देते हैं कपड़े, और उस कपड़े का, उस ड्रेस का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो लटक जाता है, और सबसे पहले वो यहाँ से डैमेज होना शुरू होता है, क्योंकि सारा वेट जो हैंगर पे वो यहाँ पर आ रहा होता है, शोल्डर्स पे। तो ये है कि अगर आपने कपड़ों को तय करके रखेंगे ना, तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अखबार में लपेट के, अगर आपने किसी कोई शर्ट है उसके अंदर आप अखबार रखें, कोई भी ब्राउन पेपर रखें, और उसको तय करके फोल्ड करके फिर आप बॉक्स में उसको बंद करें, उसको आप हैंग ना करें, क्योंकि काम हैवी होता है, वो विद टाइम जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है और वो
ख़राब हो जाता है. इट्स बेटर कि आप उसको तय करके फिर उसको स्टोर करें. तो क्या जिन प्लास्टिक बैग्स में हमें मिलता है हम उसमें प्रिजर्व अगर करें तो काम ठीक रहेगा? पेपर लाजमी है. पेपर में सपोर्ट आ जाती है. आपने देखा होगा कि जरदोजी वगैरह का जो काम होता है वो अटक रहा होता है, तिल्ला जो है वो अटक रहा होता है. इवन हमारे बाजू की जब मूवमेंट होती है, शोल्डर मूवमेंट होती है, तो वो काम जो है वो ख़राब हो रहा होता है. वहाँ पे हम पेपर्स रखें, उसको प्रॉपर तय करके स्टोर कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है. वो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्टाइल चल रहा है शॉर्ट शर्ट और शलवार का, तो फॉर्मल्स भी ऑफ कोर्स उस पे बन रहे हैं. तो क्या ये स्टाइल हर एज और हर फिजिक वाला बंदा कर सकता है? नो. टॉल फिजिक पे, टॉल बॉडी टाइप और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि नहीं है, तो उनके ऊपर शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार बहुत अच्छी लगती है. अगर कोई बल्कि बॉडी है तो उसके ऊपर लूज कट बहुत अच्छा लगता है, जिनमें उनकी बॉडी भी इन्हांस नहीं हो रही होती है और वो बहुत क्यूट भी लग रही होती हैं. तो फर्शी हर ट्रेंड हर सब एज ग्रुप के लिए और सबके लिए नहीं होता. हमारे यहाँ क्या होता है, सोशल मीडिया पे कोई एक चीज़ वायरल हुई है, सब ने उसको पकड़ लिया, जो पसंद आ गया. पता नहीं है कि वो आप पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बस ट्रेंड है, फॉलो कर लिया. अंधाधुंध ट्रेंड कभी फॉलो नहीं करना चाहिए. हमारा दिमाग जो सोशल मीडिया ने खा लिया है इसको. सोशल मीडिया कितना रोल प्ले करता है? बहुत ज़्यादा प्ले करता है. इवन आप 5 सेकंड भी आप फ्री बैठे होंगे ना, आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देनी है, तो वो हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं फिर चीज़ों से, लोगों से, उनकी बातों से, प्रेजेंस से. उनके पास अब मटीरियलिस्टिक दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, तो जिसकी वजह से ना लो कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और उन्होंने अपने माइंडसेट बना लिया है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना हम तो तरक्की नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं होगी तो हम लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं. जब आप अच्छा काम करेंगे और उसके ऊपर आप कॉन्स्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी से आप वो काम करते रहेंगे, लोग खुद ही आपसे इम्प्रेस होंगे. यहाँ एक बहुत मेजर डिफरेंस जो आया है ना, वो हमने पिछले 3-4 साल में देखा है. पहले बच्चियां, अनमैरिड लड़कियां, या इवन शादी के बाद भी कोई बहुत हैवी जोड़े अपनी बहन भाइयों की शादियों पे या कजन्स की शादियों पे नहीं पहने जाते थे. जबकि अब देखा जाए तो 18-20 साल की लड़की भी जो है वो ब्राइडल कलेक्शंस वाले जो कपड़े हैं, चाहे वो लहंगा कुर्ती है या लॉन्ग फ्रॉक्स हैं, वो पहन रही हैं. तो ये क्या हो गया है हमारे फैशन को? हम लोगों को स्टाइल, अब खुद का स्टाइल जीरो करके लोगों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. और आप जिन फॉर्मल और ये ब्राइडल सेक्शन की बात कर रही हैं, आपने देखा होगा मेजोरिटी इसमें हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं, और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि ये लोग खुद तो कपड़े खरीदते नहीं हैं, इनके पास कोलैब्स की ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, बार्टर सिस्टम होता है, इन्होंने पहन के कपड़े वापस कर देने हैं. अब उन्होंने पहना, इवेंट अटेंड किया, फ़ैन फॉलोइंग हो गई, पिक्चर्स आ गई, काम ख़त्म, उन्होंने दोबारा वो जोड़ा नहीं पहनना. लेकिन मैं वो 2 लाख का जोड़ा देख के इम्प्रेस हो गई हूँ. लेकिन आप वो जोड़ा देख, अब आपके पास 2 लाख भी नहीं है और आपके पास ऐसा इवेंट भी नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास ये होना चाहिए. और जब आपके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है तो फिर आप जो है वो कहते हैं कि नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा आपको, मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ. तो आपके ना जहन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. तो इस वजह से सोशल मीडिया की लाइफ से इंस्पायर होना ना, ये बहुत गलत है. और जेन जी, अब तो जेन अल्फा, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है और वो इंस्पायर सोशल मीडिया से है. तो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस होना इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इन रियल ऐसा नहीं है, पीछे बैकड्रॉप पे बहुत चीज़ें हो रही होती हैं. और उससे ज़्यादा आई फील लाइक कि आपको ये समझना चाहिए कि आप अपनी एज के मुताबिक फैशन करो. जैसे पहले मेकअप की अगर हम बात करें तो मेकअप वाज यूज्ड मोस्टली आफ्टर योर शादी, लाइक आफ्टर योर 25-26 योर स्किन वाज डिफरेंट, आपकी स्किन के हालात और होते थे. और अब नई रिसर्च जो आई है उसमें ये है कि 8 से 15 साल की बच्चियों का जो मेकअप है वो सबसे ज़्यादा सोल्ड हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा उसे खरीद रही हैं. तो स्किन के अगर हालात आपके ख़राब हों और हमने फैशन अच्छा किया वो, तो क्या हम अच्छे लग रहे होंगे? क्या हालात होंगे? अच्छा, पहले ये होता था कि अम्मियाँ या घर के बड़े कह देते थे कि ये शौक रहना तो शादी के बाद पूरे करना. यस. ये तुम रहना तो ये भी तुम शादी के बाद पूरे करना. हम हर चीज़ को शादी से इंटरलिंक कर रहे थे. फिर अब अवेयरनेस आ गया इस बारे में कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई है तो ही आपने ये काम करना है. उस ब्रैकेट को अब ब्रेक किया गया. तो अब जिस ब्रैकेट को अब हमने ब्रेक किया उसका फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा. और आपने जिस भी चीज़ को फॉलो करना है, मेकअप है, कोई भी लाइफ स्टाइल है, कोई भी ट्रेंड है, आपके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है. इवन अब आप बता रही हैं कि इस एज ग्रुप में मेकअप ज़्यादा सेल आउट हो रहा है. अब उन अगर वो बच्चियां मेकअप कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर स्किन केयर भी करें. ऑफ कोर्स. अगर आप अपनी सेहत का इतना ख्याल रख रहे हैं, मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो आपकी जो स्किन जो नज़र आनी है आपको चाहिए आप उसका भी तो ख्याल रखें. अच्छा, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आप क्या स्किन केयर रिकमेंड करते हो कि
किन कपड़ों के साथ कैसी स्किन की वो होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करती हूँ। हाँ, अपनी स्किन का आप अच्छा ख्याल रखें। अपनी डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट में सैलड होना चाहिए। आप अब तो सर्दियाँ हैं तो वो जो ABC जूस है वो बहुत अच्छा है। एप्पल और बीटरूट, कैरेट, इनका जूस आपकी स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट देता है। आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। वॉक करें और आपके जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। अगर आप अपनी स्किन केयर कर रही हैं तो आपने अपने जहन को भी सुकून में रखना है, क्योंकि अगर आपके जहन में सुकून होता है ना तो आपकी जिंदगी में भी सुकून होता है। मिलिया, सबसे महंगा सूट आज तक कितने का बनाया? मैंने बनाया है ऑलमोस्ट अभी मैं 35 लाख तक का बनाया है। ओह नाइस। ब्राइडल है? ब्राइडल। ओके। कलर कॉम्बिनेशंस क्या थे उसके? रेड और मरून। ओह नाइस। वेरी रिच इन कल्चर। क्योंकि आपको पता है अशकम में मैं बनाती हूँ, मतलब मेरा मेन फोकस यही है कि मैंने अपनी जो कल्चर को है ना उसको रिवाइव करना है। और हमारा कल्चर यही है कि उसमें बहुत रिच कलर्स हैं, उसमें काम बहुत ज़्यादा है। तो अशकम में मेरा मेनली फोकस यही है कि मैंने पाकिस्तानी कल्चर, सब कॉन्टिनेंट कल्चर को, कलर्स को दोबारा से रिवाइव करना है। कितना टाइम लगा वो ड्रेस बनाने में? 6 months। आप ये देखो, अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है कि किसी डिजाइनर से आप उठा रहे हो और किसी पर्सनल बंदे से आप ले रहे हो कि डिजाइनर ने वो बस बनता चला गया, कोई पता नहीं किसका है क्या है, कभी मेजरमेंट्स गलत, कभी कुछ गलत, उनके लिए तो बस एक कपड़ा है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक फैशन डिजाइनर के पास जाते हो, आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि अच्छा यार इस बंदी का ये टेस्ट है, इसकी ये हाइट है, इसको ये चीज सूट करेगी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे डिफर कर देती हूँ। इसको 6 माह इज अ लॉन्ग टाइम किसी भी बंदे को उसकी शादी वाले दिन के लिए अमेजिंग दिखाने के लिए। बिल्कुल ऐसे है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि जो बड़े डिजाइनर्स को हम बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है, वही बात है ना, एक पोस्ट थी जिसपे जी कि जी तुम्हें वो ऑर्डर नंबर से जानते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रील है वही ना। तो उस पे आप ये बताओ कि आपके लिए वो फीलिंग कैसी थी, वो उस ब्राइड के साथ इंटरेक्शन कैसा था, बनाना ड्रेस कैसा था? प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना, जब आप खुद इस चीज़ को ऑन करते हैं, मतलब मुझे इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई शख्स आप पे डिपेंड, इवन वो ये लाखों की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, इवन आप पे कोई 10,000 का भी ट्रस्ट कर रहा है, आपसे जोड़ा ले रहा है, आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो आप पे वही प्रेशर होना चाहिए कि अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो किसी वजह से कर रहा है, और आपको उसके ट्रस्ट पे पूरा उतरना भी चाहिए। आपको वो क्वालिटी देनी है जिसकी आपने बात की है। अब हमने दिखाया कुछ हो रहा है, भेजा कुछ हो रहा है, उससे आपकी ऑडियंस खराब हो रही है। फिर हम कहेंगे हमारे वो एक दफा ऑर्डर करने से आपका क्लाइंट नहीं बनता। क्लाइंट वो होता है जो बार बार आपसे ऑर्डर करता है, और वही आपका रियल कस्टमर भी वही होता है। और फिर जब आपके पास 100,000 रियल कस्टमर्स होते हैं ना, फिर आप करोड़ भी इन्वेस्ट कर दोगे, आपको पता है मैंने लॉन्च किया, लोगों ने खरीद लेना है। और वो ट्रस्ट डेवलप करने में भी आपको टाइम लगता है, वो ओवर द नाइट नहीं होता। फैशन में ऐसा होता है कि ओवरनाइट सक्सेस लेना बहुत आसान है। आज आपने ब्रांड लॉन्च किया, रातों रात आप लाइमलाइट में जा सकते हैं, बहुत ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं। लेकिन जो शख्स यूं दिनों में ऊपर जाता है ना, वो दिनों में नीचे भी आ जाता है। तो ये एक बहुत ठंडी करके खाने वाली खीर है कि आप उसको पहले बनाएं, उसको सजाएं, फिर उसको ठंडा करें, फिर खाएं, और फिर आपको टेस्ट भी आता है। और लोगों को जब आपका टेस्ट लग जाता है वो फिर कहीं नहीं जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स ऐसे हैं जो इनका जी सिंपल एक कट है और वो 1,00,000-1.5 लाख का मिल रहा है, ऊपर काम का एक नहीं वो भी नहीं है, छट्टा भी नहीं है उसका, तो लोग उसको ले रहे होते हैं। टेस्ट है ना, फिर उसकी क्या कीमत है लोग नहीं देखते हैं। आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? मुझे इंडियन डिज़ाइनर्स बहुत पसंद हैं। अभिनव मिश्रा, क्योंकि वो मेनली काम करते हैं उस पे मिरर वर्क पे। ठीक है। और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में HSY, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब तो उनकी बहुत वो मतलब मशीन एम्ब्रॉयडरी वाली कलेक्शंस भी आ गई, अफोर्डेबल जिनको वो आई है ना कुछ साल, लेकिन उनका पहले जो काम है वो कम्प्लीटली हैंडमेड है। मतलब रेडी है इसलिए आपको पसंद है जो नहीं ज़्यादा जो जिसको हम कहते हैं ना कुछ और पीस है, वो चीज़ें हैं। अब वो मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरीज की ऑप्शन हर डिजाइनर उसको फॉलो जरूर करे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है नहीं, HSY रेड के अलावा भी बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना वो काम रेड में, और क्या उनका वो उठ रहे होते हैं। फेवरेट रेड है। यस, तो मरून तो वो ये है कि उन पे काम उठ भी रहा होता है। और वो जो मुझे पर्सनली पसंद है हाथ का काम। तो जब एक बंदा, आप खुद सोचें, मतलब मैं इस चीज को बड़ा फैंटेसाइज करती हूँ कि एक शख्स हाथ से काम कर रहा है, हाथ से सी रहा है, और हाथ का बना हुआ कपड़ा आप किसी को भेज रहे हैं, तो आपकी एक वो इमोशन डेवलपमेंट हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह जब हमारे जो कपड़े बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, ये भी एक जर्नी है। थोड़ी सी बताओ। जैसे हमारे कपास
उसके बाद वहाँ से वो रेशम के धागे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके वो फैक्ट्रीज में जाते हैं, उससे थ्रेड बनता है, थ्रेड के बाद वो मिल्स में जाते हैं, उस थ्रेड से वो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक के बाद वो डाइंग प्रोसेस में जाता है, उसके बाद ये हमारे ब्रांड्स के पास आता है। अब वो कपास उगाने वाला कौन है? फार्मर, वो किसान है। अब उसकी मेहनत और खरीद कौन रहा है? आज की पाकिस्तान की ऑडियंस खरीद रही है, और वो कपड़ा कितने फेजेस के बाद हम तक आ रहा है, और वो कितने फेजेस से गुजर रहा है। तो मैं कहती हूँ जब लोगों को ये जर्नी पता चलेगी ना कि वो अब कोई जोड़ा खरीद रहे हैं और उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, मेहनत कितनी हुई हुई है, तो लोग उसको ना पहनेंगे दोबारा। आपने किसी ड्रेस की स्टोरी सुनाना चाहो कि अच्छा मैंने यहाँ से फैब्रिक सोर्स किया, फिर मैंने ये किया, थोड़ा अगर डिटेल मेरी एक वलीमा ब्राइड थी, उनको वो बहुत स्पेसिफिक थी कि मुझे यही कलर चाहिए, मुझे इसी तरह का चाहिए, और वो बहुत कॉन्शियस भी थी और वो थोड़ी बल्कि भी थी। तो उनका था कि मैंने अपनी वलीमा के लिए मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए। तो मैंने उनकी ना कोई मटेरियल भी अगर उसके ऊपर लगाना था ना, तो मैंने उनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी समझा, क्योंकि वो मुझ पर कंप्लीट रिलाय मुझ पर गई। इवन उनकी ज्वेलरी तक मैंने उनको डिसाइड करके बता रही हूँ कि आप ये पहने, इसको इस तरह स्टाइल करें, तो लोग आप पे ना ट्रस्ट करते हैं। फिर वो आज जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, मुझे लगता है वहाँ पे आपका प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि आपने अब वहाँ पे अपना 100% देखना है। आपने नहीं देखना आपको प्रॉफिट हो रहा है या पूरा जा रहा है या आपकी लेबर कंप्लीट हो रही है, कुछ भी, तो आपने वहाँ पे अपना ट्रस्ट को मेंटेन करना होता है। फिर तो वो वहाँ से फिर मैंने उनकी कलर स्कीमिंग्स, फैब्रिक लिया, शिफॉन था, क्रिंकल शिफॉन पे उन्होंने काम करवाया, आइस ब्लू कलर का वो ड्रेस बना था, और पूरी जर्नी में वो मेरे साथ रही थी, और वो माशाल्लाह वो फिर बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। कितना टाइम लगा उस ड्रेस में? 2 months। ओके, 2 months थे, क्योंकि उसमें बंदे का इंटरेक्शन एक जरा डिफरेंट हो जाता है। yes, और वो एक आपकी उस ड्रेस के साथ इमोशनल, मतलब मेरा होता है कि मैं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हूँ फिर चीज़ों में कि अच्छा नहीं यार ये मुझे अच्छा करना है। फॉर अ बिजनेस ये बहुत एक वीक पॉइंट होता है कि आप अपने बिजनेस में इमोशनल हो रहे हैं। That's true. तो लेकिन ये है कि डिजाइनर्स भी तो इंसान होते हैं, उनके इमोशंस बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। ऑफ कोर्स जब एक बंदा डिजाइन कर रहा होता है तो आपका अटैच होना बहुत इजी होता है, और कांस्टेंट आपके जहन में एक प्रोसेस चल रहा होता है, आप कांस्टेंट एक चीज के बारे में सोच रहे होते हो, तो वो आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। कोई ऐसा कस्टमर मिला जिसके साथ बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा हो? यस, बहुत सारे। कोई बताना चाहो अगर तो? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम अच्छा मैं काम करती हूँ एडवांस पेमेंट पे, 50% आपके एडवांस होते हैं, और बिफोर डिलीवरी आपने अपनी पेमेंट जो है वो क्लियर करनी होती है। ठीक है। अच्छा, उस कस्टमर ने 2 दफ़ा मेरे से शॉपिंग की हुई थी, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था कि अच्छा चलो ये बाद में भी दे देंगे, इट्स ओके। उन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट की, उनका ऑर्डर उनके घर तक पहुँच गया, टिल डेट अभी तक आफ्टर वो जो उनके बाकी पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले। माय गॉड, तो ऐसा भी होता है। लोग स्कैमर्स यानी हर जगह पे। तो आप इवन आपका कोई कस्टमर 10 दफ़ा भी आपसे खरीद रहा है ना, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। आप फिर बिजनेस को बिजनेस लेके चलें, आपने जो अपने ब्रांड के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं आप उन्हीं पे ही रहें। ये बहुत ज़रूरी है। अ वेरी गुड लेसन टू लर्न, और आई होप सबको ही सीखना चाहिए कि भाई आपने इसको कैसे लेके चलना है, क्या करना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं ना, जो घर पे बैठी हुई होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उनको नहीं पता कि हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, वो क्या कर सकती हैं, नॉट इन जस्ट फैशन फील्ड, हर फील्ड में। कोई उनको मशवरा देना चाहो कि क्या वो कर सकती हैं, किस तरह से चीज़ों को अचीव कर सकती हैं? पढ़ना स्टार्ट करें, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ठीक है। बुक्स रीडिंग, जब हम किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, और जब आपके जहन में आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आइडिया आपको क्लिक करता है, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस अगर किसी लड़की को शौक है, बेकिंग का शौक है, और वो घर में बैठ के कर सकती है और बहुत अच्छा कर सकती है। इवन मेरी एक फ्रेंड है, वो फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन वो साथ में बहुत अच्छी एक बेकर भी हैं। वो कुकीज़ बनाती हैं, वो ब्राउनीज़ बनाती हैं। देखिए आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो ये भी एक आर्ट फील्ड है, आप उसमें बेकिंग कर सकती हैं। फिर कुछ लड़कियों को कुकिंग का शौक होता है, कुछ को सिलाई कढ़ाई का शौक होता है, तो वो घर में बैठ के ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है घर में बैठ के काम करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन भी है। आपकी कहीं पे जाने का रेंट नहीं लग रहा होता, आपकी कोई साइड हैसल नहीं हो रही होती है, आप बहुत फोकस होके वो काम कर सकते हैं। आप में बस काम करने का शौक होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ को लेके चलना है, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपने कहना है कि मुझे पैसे आएँ।
स्टार्टिंग पे आपको पैसे नहीं आते हैं. फॉर मी, मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉर 1 year मेरे पास पैसे नहीं आए थे, लगे थे. तो उसके बाद आपके रेवेन्यू जो है, सेल्स जनरेट होना शुरू होती हैं और फिर आपके पास पैसे आना शुरू होते हैं. ये पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी आप काम स्टार्ट करें, ये नहीं कि आपने सिर्फ क्लोथिंग बिजनेस करना है. कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप में पेशेंस होना ज़रूरी है. वरना लोग कहते हैं, ओ यार मैंने इतने पैसे लगाए थे, मेरा बिजनेस नहीं चला. क्यों नहीं चला, इस पर ध्यान नहीं जाएगा. उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही अपनी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो रही होती है, या आपने आपको कह दो यार मैंने तो इतना काम कर लिया और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो वो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होता ना, वहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट होता है, और वहीं पे आप सब कुछ छोड़ देते हो. एम्पावर होना वुमेन के लिए हमारी सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये फाइनेंशियली एम्पावरमेंट के अलावा मेंटल एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. क्योंकि लड़कियों को कहा जाता है ये बहुत इमोशनल होती हैं. ठीक है, वो हमारी पार्ट ऑफ नेचर है, अल्लाह मियाँ ने हमें डिज़ाइन ऐसा किया है. लेकिन आपने अपनी इसको वीकनेस नहीं बनाना. ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी खूबसूरती है. एक मर्द इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, क्योंकि एक वुमेन की बॉडी हार्मोन डिफरेंट है ना, तो इसमें तो बहस बनती भी नहीं है. तो इमोशनली भी आपने अपने आप को एम्पावर करना है. हर चीज़ को सर पे सवार नहीं कर लेना. ओ ये नहीं हुआ, अगर कोई फेलियर आपने फेस कर लिया है तो ओ मैं तो फेल हो गई हूँ, मैं तो अब दोबारा नहीं करूँगी. क्यों नहीं करेंगी? लोग सब फेल होते हैं. फेल होना भी एक अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया है ना. कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं करते हैं. कुछ लोग तो बस ये कहते हैं और बैठ के बातें करते हैं. और बैठ के बातें करना इज वे मोर इजी देन डूइंग समथिंग. तो इमोशनल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, उसके बाद अपनी खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं अगर आपकी इस बात से करूं तो मुझे ये समझ आई है कि जी अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, फर्स्ट पे रखो, अपने बारे में सोचो, फिर फैमिली के बारे में सोचो. खुद होगे तो उनके लिए कुछ कर सकते और फैमिली को साथ लेके चलें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग ना फिर बहुत रिबेलियस बिहेवियर इसमें चूज कर लेते हैं कि अच्छा मैं तो अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. ये भी एक गलत पॉइंट है. ऑफ कोर्स आपने अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है. कोई चीज आपको ठीक लग रही है तो आप उसको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करें. आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कुछ भी कहें तो वो आपको सपोर्ट करें. और अगर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, आप उनको डिस्कस करें, तो वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन, मेंटल कंडीशन सब समझते हुए आपको वो मशवरा दें. तो फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपने कोई भी आपने फैसला करना है तो फैमिली को प्रायोरिटाइज करें, खुद को भी प्रायोरिटाइज करें और फैमिली को भी करें. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सिंपल सा अगर हम एक ड्रॉ करें कि फैशन पे ही और सारा, जैसे मैं आपके पास आई हूँ और मैं आके कहती हूँ कि आई एम ऑन टू यू, आप जो बनाना चाहते हो मेरे लिए, नॉर्मल डे वे पे मैं बात कर रही हूँ, वो आप मुझे बताओ तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे लिए क्या है और आजकल क्या है, मैं क्या पहन सकती हूँ? उसके लिए मुझे आपका प्रोफेशन स्टडी करना होगा कि आप किस प्रोफेशन से हैं. मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने डेली क्लिनिक जाना है, मैंने मॉर्निंग शोज के लिए जाना है, मैंने अपने पॉडकास्ट करने हैं, मैंने अपनी वीडियोस करनी है और इवेंट्स पे भी मैंने जाना है. सो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कैन आई वेयर जिसमें आप इजी रहें, जिसमें आपकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सके. आप बड़े बड़े दुपट्टे नहीं कैरी कर सकती हैं, वो अटकेंगे, आप कहेंगे यार ये तो अलग ही, थक जाएंगी आप. तो आपने वो चीज़ कैरी करनी है जिसमें आपकी फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहे और आप बहुत ईजी लें. और अब आपकी जब आपकी फंक्शनैलिटी भी ऐसी कि आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो अपील करे. और सिर्फ अच्छी बातें नहीं सुननी, दुख सुख सब सुनना है, सब सुनना है. और फिर और आपने उसको आपने कुछ चीज़ें होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है. और कुछ लोग आपसे भी सीख रहे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से भी सीख रहे होंगे. तो ये है कि कलर्स जो आपको पसंद है वो पहने. और मेरा पर्सनल सजेशन ये, जिसमें आप दी मोस्ट कंफर्टेबल है ना वो पहने. मैं सब पहनती हूँ, सब कलर्स पहन लेती हूँ, मैं हर स्टाइल पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको एक जगह पे बाउंड नहीं होना चाहिए. सब पहनना चाहिए. अब एक सेइंग है कि जी औरत को कंफर्टेबल शूज दे दो तो वो दुनिया फतह कर लेती है. तो आपने शूज भी बनाए हैं, जिसमें हमने खुद से बनाए हैं, कोल्हापुरीज बनाई है, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे पर्सनली खुसाज कोल्हापुरीज बहुत पसंद है और मैंने बहुत साल पहनी है. अब कुछ मेरे पाँव के ऐसे इश्यूज हुए हैं कि मैं कुछ टाइम से नहीं पहन रही, लेकिन जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं फिर उन पे स्विच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. और सबसे ज्यादा ये कि आपके कपड़े भी वैसे ही, जूता भी बड़ा मैचिंग. तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं जी मैचिंग सब बना के दो, और जूतों में कैसे आए कपड़ों से? ये ना मुझे खुसास बहुत पसंद है. मैं बचपन में बहुत खुसास पहनती, अकेडमीज में, कॉलेज के इवेंट्स में, यूनिवर्सिटीज के इवेंट्स में
एक हाइट अच्छी है तो हील्स पहन के मुझे तब लगता था कि मैं बहुत ज्यादा हाइटेड लगती हूँ, तो मैं खुद सास को बहुत मैं हील अब भी नहीं पहनती, बहुत कम पहनती अब मैं हूँ। पहनती हूँ, अब मैं मैंने कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस की हाँ। बात नहीं है, जैसे हमने पहले बात की कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। यस, कंफर्ट कम फर्स्ट। लाइक 1-2 इंचेस से ऊपर जब मैं जाती हूँ मैं थक जाती हूँ, तो मुझे ये होता है कि थकने से बेहतर है कि मैं कुछ वो पहनूं जो मेरे लिए इजी हो। तो खुसास में एक पर्सनल मेरी चॉइस थी कि मुझे खुसास पसंद थे, तो मैंने उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की। और फिर जब मैंने इसकी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सब कॉन्टिनेंट से जुड़ता है। तो मुझे सब कॉन्टिनेंट की चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे बरसगीर का कल्चर, ट्रेडिशंस और वहाँ के जो रस्म रिवाज, पहनने ओढ़ने में, मुगल एरा, उनका लेन देन, और ये चीज़ें मुझे बहुत फैंटेसाइज करती हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर वो दौर वापस आए तो सोचें वो कितना रॉयल फेज रहा है मुसलमानों का। हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जेंसी नहीं कर सकती। नहीं, हम वहाँ एडजस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है और हम वो नहीं करते। जैसे फैशन ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, हम क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो उसमें एक अलग हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी है, कपड़ों से लेके लिपस्टिक बोल्ड कलर्स नहीं आप लगा सकते, एक ड्रेस की साइज है आप उससे कम नहीं पहन सकते। जबकि हम अपने मुसलमानों में, पाकिस्तान में आए तो जी लहंगों का शरारे गरारे वो एक अलग ट्रेंड है। अगर हम इंडिया में चले जाएं तो साड़ी, ब्लाउज स्लीवलेस, शॉर्ट ब्लाउजेस, वो ट्रेंड है। एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट चीजें सारी जगहों पे औरतें ही पहन रही हैं, लेकिन बिल्कुल अलग पहन रही हैं। कल्चर डिफरेंस है ना। अब अंग्रेजों का कल्चर वो वही है जो आपने बताया, उन्होंने एक स्पेसिफिक मीडियम लेंथ, जो भी उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं उसके अच्छा, फिर भी मैं देखती हूँ कि वहाँ पे मॉडेस्टी भी है। देयर इज मॉडेस्टी। अगर हम अंग्रेज कल्चर की भी बात करें तो मॉडेस्ट हैं वो। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, अगर वो साड़ी पहनते हैं, अगर ओरिजिनल हम साड़ी पे बात करें तो एक वो बहुत मॉडेस्ट वेयर है, फुली आपकी बॉडी वो कवर्ड होती है। अब आगे फैशन एलिमेंट कह लें या जो भी एवोल्यूशन साड़ी में कह लें कि वो स्लीवलेस होगी, बैकलेस होगी। जैसे बनारसी साड़ी जो थी, जो सबसे ज्यादा इन या रिच समझी जाती है, उसमें यू आर फुली ड्रेप्ड। यस, फुली ड्रेप्ड, और वो बहुत महंगी साड़ी है। यस, इवन एक हैंड एम्बेलिश्ड साड़ी से भी ज्यादा महंगी साड़ी वो बनारसी साड़ी होती है, क्योंकि वो लूम्स बन रही होती है, खड्डी पे तैयार हो रही होती है वो, तो वो उसके ऊपर हैंड वुवन फैब्रिक, वो थ्रेड्स जो होते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हाथ से बन रही होती है और उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो हर कल्चर में मॉडेस्टी है। क्रिश्चियन अगर हम उस पर बात करें तो उनमें भी उनका जो एक स्पेसिफिक बिग डे के लिए जोड़ा होता है, तो वो बहुत महंगे आते हैं, महंगे हैं और प्लस मॉडेस्ट है। यस, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो कभी भी हम फैशन को इस चीज से नहीं कर सकते कि उसमें फैशन नहीं है, मॉडेस्टी में भी फैशन है। आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं। True. अगर आप अंग्रेजों को भी फॉलो कर रहे हैं तो उनमें भी मॉडेस्टी है। अगर आप किसी पाकिस्तानी या मुसलमान कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें है, उसमें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका तो बेसिक एलिमेंट ही मॉडेस्टी है। और अगर हम इंडियन किसी को फॉलो करें तो उसमें भी मॉडेस्टी है। अच्छा, जो भी वहां पे भी रिजन को या अपने रिलीजन में जा रहे होंगे ना, फॉलो कर रहे होंगे, वो जरूर कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, वो फैशन भी कर रहे होंगे और वो मॉडेस्टी का भी ख्याल। अगेन अब इंडिया में जितनी भी उनके वो जो ये आते हैं, होली आ गई या इवेंट्स आ गए, वो अपने ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इवन पाकिस्तान में इसको लेकर गुजारते हैं, वो नहीं गुजारते। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, जेनजी इसको बहुत प्राउडली कहते हैं, यार मैं तो सोई हुई थी। What do you mean सोई हुई थी? मैं ईद पे भी सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने नहीं सोना, मैंने ईद की नमाज पढ़नी है और उसके बाद मैंने तैयार होना है, विच इज अमेजिंग। मुझे ये लगता है, अच्छा मैं पर्सनली अगर अपना ईद ना मेरी बड़ी एक्साइटमेंट एक होती है, मैं हर ईद के लिए 3 से 4 सूट लेती हूँ और उनको मैं स्टाइल करती हूँ। चांद रात का अलग से मैंने किया हुआ होता है, फिर ईद डे 1 2 3 उसको बड़ा स्टाइल करना, तैयार होना। और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो लोगों को यही प्रीच कर रहे हो ना कि यार तैयार हो, ईद है, दिस इज योर इवेंट, दिस इज योर इवेंट, आप इसमें प्रॉपर पार्ट प्ले करें। अगर हम हैलोवीन के लिए तैयार होते हैं, क्रिसमस के लिए तैयार होते हैं, हम हर वेस्टर्न उसके लिए, हम होली मना रहे हैं, यस, अपनी ईद नहीं मना रहे, हम बर्थडे पार्टीज कर रहे हैं, हम ब्राइडल शावर्स कर रहे हैं, बेबी शावर्स कर रहे हैं, शादी के इतने इवेंट्स कर रहे हैं। ईद को हम कह रहे हैं हम सो, और वो बहुत कूल वे प्राउड होके, यस, मैं तो सो रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय सोई? अच्छा, आपका चांद रात का एक इतना फेस्टिव रिच वो एसेंस होता है, एक अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि यार आज तो चांद रात। मैं और मेरी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड होते थे, होते हैं अभी भी,
कि हमने मेहंदी लगानी है, गेट टुगेदर्स करनी है, चांद रात प्रॉपर हमने एंजॉय करनी है और फैमिली के साथ। और ईद पे भी हमारा ऐसे ही होता है, गेट टुगेदर होती हैं, दावत होती है, दावत की तैयारियां होती हैं। तो आपने अपनी जब खुद अपनी ट्रेडिशंस को लेके चलेंगे ना तो वो जिंदा रहती हैं। ट्रू। गर्मी और सर्दी के कपड़ों की अगर मैं बात करूं तो उनमें कलर स्पेसिफिक हो जाते हैं बहुत। जैसे गर्मियों में हम बात करते हैं आइस ब्लू, लेमन येलो बड़ा चलता रहा ये पिछला समर। तो नेक्स्ट समर क्या यही कलर्स चलेंगे या कुछ और ट्रेंड में आएंगे? ट्रेंड में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि 2026 आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन जो मेन थेरी है वो कभी चेंज नहीं होगी कि समर्स में हमने हमेशा लाइट कलर टोन्स पहने हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए। आप डार्कर टोन्स पहनेंगे आपको खुद को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, विच इज़ वेरी ट्रू। हम अपनी अम्मियों को कहते हुए सुनते हुए देखते थे कि मतलब वो कहती थी कि मैंने ये कलर पहना मुझे गर्मी लग रही है। और मैं सोची यार आपको कैसे फील होता है। तो कलर्स बहुत सर्दियों में आकर ना बड़े डार्क कलर्स और बोरिंग कलर्स आ जाते हैं। उसमें लेयरिंग भी फिर उसका फिर टोटल ड्रेस कोड चेंज हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि ना सर्दियों के लिए 2 से 3 सीजन ब्लैक कलर बैन कर दिया जाए ताकि लोग दूसरे कलर्स भी खरीदें। बिल्कुल। जैसे बगंडी की अगर मैं बात करूं, विच इज एन अमेजिंग कलर फॉर ऑटम, और ऑटम के साथ विंटर में वो। तो आप कुछ वो भी बनाते हो, लाइक कोट जैकेट्स भी बनाते हो या सिर्फ सलवार कमीज में चल रहे हो फिलहाल? टोटली ईस्टर्न वेयर। ओह नाइस। वेरी ईस्टर्न, वेरी कल्चरल। और जो कोट्स वगैरह ये मेरी प्रोडक्ट लाइन नहीं है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है, लोग लेयरिंग ही करते हैं। सर्दियों में खुस्से और कोल्हापुरी लोग लेते हैं, खुस्सास लेते हैं क्योंकि शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो एक फेस्टिविटी लुक के लिए तो आपको खुस्सा जरूरी होता है। एम्ब्रॉयडर्ड खुस्सास भी बनाते हो? टोटल हैंडमेड खुस्सास। वाओ। प्रॉपर उस पर स्टोरी होती है हर खुस्से के पीछे। मतलब अगर आप मेरी एक खुस्से के उठा लें कि लिया इस पे आपने 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली बोलना है तो मैं उस पर बोल सकती हूँ। किसी एक खुस्से पे स्टोरी सुनाओ हमें, कोई कैसे वो किया, क्या बनाया, कुछ किसके लिए बनाया था? अच्छा, मैंने ना एक सैम्पल अपना रेडी किया था। उस आर्टिकल का नाम है बटर फ्लोरा। ओके। हमारे पास खुस्से के लिए कैनवस कितना सा होता है? इतना सा होता है। उसके ऊपर पूरी मैंने स्टोरी जनरेट करनी होती है। अब वो मैंने बनाया था स्प्रिंग सीजन मार्च में, कि मैंने उसको मार्च में लॉन्च करना है। मैं इतना सा हमारे पास कैनवस होता है, उसके ऊपर मैंने पूरी स्टोरी जनरेट करनी है और वो खुस्सा भी लगे और ट्रेडिशनल वाइब भी आए और मेरा एक मैसेज भी जाए। अब मैंने उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बनाई है और साथ मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। उसके अंदर मैंने मल्टीपल वो मोती लगाए हैं, ठीक है, बीड्स लगाए हैं। उसके ऊपर मैंने एंकर का काम किया है और वो टोटल हैंडमेड बना है। उसको अब उसको मैं कंफर्ट भी डालना था तो मैंने उसके अंदर ऑब्वियसली खुस्सास के अंदर पैडिंग तो होती है कि आपका कंफर्ट लेवल जो है वो मेंटेन रहे। वेलवेट की उसके अंदर पैडिंग सारी से बहुत चुभता है। यस, बहुत चुभता है और वो स्किन में आपकी रैश हो जाती है, वहाँ पे वो नहीं पहना जाता है। तो उसको भी कवर अप करने के लिए जब आपने एक प्रोडक्ट जो बनानी है तो आपने प्रोडक्ट को स्टडी भी करना है और आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से रिव्यू, उसका फीडबैक भी लेना है कि अगर आप इसको नहीं पहन रहे तो क्यों नहीं पहन रहे, आपको इसमें क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, फिर ही आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए मैंने खुसास में पैडिंग इंस्टॉल की थी और फिर उसके अंदर लेयरिंग ऐड की और फॉर्म की पैडिंग और वो मैंने खुस्सा बनाया था वाइट में। अब वाइट खुस्सा मैं उसकी फंक्शनैलिटी की प्रैक्टिकली उसकी देखूं तो वो नहीं पहना जाता क्योंकि वो जब हमने रोड पे जाना है तो वो गंदा हो जाएगा। लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो मैंने एक स्टोरी एक बेसिकली जनरेट की कि स्प्रिंग में इतने सारे कलर्स होते हैं और जिंदगी में भी बहुत सारे रंग होते हैं। आप एक रंग के पीछे बाकी सारे रंगों को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही जो आपकी जिंदगी में मेजर पार्ट प्ले कर रहे हो। तो वो एक खुस्सा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी फेस्टिव सीजन के लिए मैंने एक खुस्सा बनाया रेड कलर में ब्राइड्स के लिए। वो बहुत ट्रेडिशनल है, उसके ऊपर मैंने शीशे का काम बहुत ज्यादा किया हुआ है और जो वाइट पर्ल्स होते हैं उनके छोटे छोटे गुच्छे बोलते हैं, गजरे छोटे छोटे वो बना के उसको इंस्टॉल कराया हुआ है। और इसमें बहुत मेहनत होती है। एक इतना सा कैनवस होता है हमारा और उसको एक सैंपल रेडी करने में पूरा 1 दिन लगता है। मल्टीपल उसके ऊपर लोग ये कहने आते हैं कि इस पे पैसे कम कर दो, बहुत महंगा दे रहे हो। क्योंकि ऑनलाइन है तो एज सच नहीं होता, एग्जीबिशंस पे ऐसा होता है कि क्योंकि मैं एग्जीबिशंस करती हूँ एज इन फिजिकल स्टोर नहीं है तो एग्जीबिशंस पे ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए फिर देखें, जब आपने बिजनेस करना है आपने हर चीज को माइंड में रखना है। वहाँ पे हमने डिस्काउंट वाउचर्स रखे होते हैं कि आप अगर आप शॉप करेंगी तो आपको इतने % डिस्काउंट है। अगर आप ये वाउचर यूज़ करके बाद में शॉप करना चाहेंगी तो उसके लिए इतने % ऑफ है। तो कस्टमर फिजिबिलिटी तो हमने देनी होती है, ऑप्शंस हमने देनी होती हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो और डिस्काउंट्स फिर देने होते हैं कस्टमर्स को। बिल्कुल। एंड में हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? कोई एक मैसेज, कोई एक पैगाम जो चाहो कि यार ये जरूर जाना चाहिए लोगों तक?
स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स। ओह यस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रहें, अपने फैमिली के साथ कनेक्ट रहें, और जो भी आप करना चाहती हैं या करना चाहते हैं उसको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपकी ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर काश मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता। तो ये जो काश है ना, इवन अगर आप उसमें फेल भी हो रहे हैं तो फेलियर इज़ ऑल्सो अ लेसन। आप उससे कुछ लर्न ही कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में कभी ये सोच के कभी ना बैठें कि आप फेल हो जाएंगे। फेलियर भी एक लेसन है, और फेलियर के बाद जब आप दोबारा अपना कमबैक करते हो वो बहुत स्ट्रांग होता है। दैट्स ट्रू। तो अपने आप को फोकस रखें, रूट से कनेक्टेड रहें और पॉजिटिव रहें, और सोशल मीडिया लाइफ से इतना इंस्पायर ना हो, उसके बैक एंड्स को लाजमी जहन में रखें। अक्सर वीडियोस जब आ रही होती हैं तो हमें उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि अच्छा बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। अब मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे पता है कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, तो मैं लोगों को हमेशा ये बताती हूँ, जब मेरे पास क्लाइंट्स आके ना किसी की पिक्चर दिखा के कह रहे होते हैं कि हमें ऐसा बना दो, कैटरीना कैफ की पिक्चर पकड़ी हुई होगी, मेरी बॉडी ऐसी कर दो। भाई यू डोंट नो कि कैटरीना कैफ की क्या लाइफ है, वो कितना वर्कआउट कर रही है, उसके मील्स कितने जा रहे हैं, हर टाइम उसके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बैठा हुआ है, उसका ट्रेनर बैठा हुआ है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए आप कैटरीना कैफ नहीं बन सकती। आप अपने आप को इम्प्रूव करो। आपने कैटरीना क्यों बनना है? आप ज़ैनब हो, आप ज़ैनब बनो, ज़ैनब को इनहांस करो। बिल्कुल, अपनी पर्सनालिटी को इनहांस करें। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अपनी और आपकी सराउंडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपका जिन लोगों में उठना बैठना है, जिन लोगों में आपकी सलाम दुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही होती है। True. तो अपनी सराउंडिंग्स भी आप सोच समझ के खरबूजे को देख के खरबूजा बिल्कुल, आप अपनी महफिल से पहचाने जाते हैं। दोस्त से पहचाना जाता है। वो दोस्त अपने दोस्त को मार्केट कर रहा होता है, ऐसे ही। तो दोस्ती करने से पहले आप देखें कि वो आपकी दोस्ती के लिए वो वर्थ इट है भी या नहीं। सराउंडिंग्स बहुत जरूरी हैं आपकी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आप आइडियाज डिस्कस करें। लोगों को डिस्कस ना करें, आइडियाज डिस्कस करें। आप आइडिया डिस्कस करो तो आपको कोई इनकरेज करने वाला होना चाहिए, और ये ना कहे यार ये तुम क्या सोच रही हो, yes. ये तो बहुत फजूल है, तो चलेगी तो बिकेगा ही नहीं। हर चीज को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। कुछ आपकी सेल्फ वर्थ भी होती है, उसको आप जरूर स्टडी करें, उसको इग्नोर ना करें। और सराउंडिंग्स जो है वो आपकी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एट द एंड ना आपके पास अच्छा मटेरियल हो सोचने के लिए। आप रात को ये ना सोचें कि यार फलां ने मुझे ये बात की थी और वो 10 साल तक ज़हन में बैठ गई है। ऐसे ही, वो ऐसे बहुत इफेक्ट करती है। अल्फाज का एक गहरा असर होता है, और बोलने वाले की शख्सियत पे भी। तो बोलने वाले को चाहिए कि ऐसी बात करे कि सुनने वाले के दिल में उतर जाए। बिल्कुल, तो वो आपकी फिर सराउंडिंग्स पे बहुत मैटर करता है। A very great message. Thank you so much, Maliha. That was amazing to, discuss with you. हमने इतना कुछ सीखा, and I hope आपने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह के पैटर्न्स जो हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैंने कोशिश की कि मैं सभी टॉपिक्स को कवर करूं। अगर कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप उनका जाके मलिहा का पेज जो है वो डिस्कवर कर सकते हो, आप उधर से बाय कर सकते हो। लिंक मैं कोशिश करूंगी कि मैं नीचे लगा दूं, आप जाके वहाँ से शॉप करो। खुस्साज की जैसे उन्होंने स्टोरी सुनाई है, खरीदो। तो कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना कि वो खुस्सा कैसा लगा आपको, वो ड्रेस जो था वो कैसा था। ब्राइडल्स में अगर आप जाना चाहो तो ऑफकोर्स हम मलिहा से खींच तान के कोई पैसे भी कम करा लेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन शॉप ज़रूर करना। शुक्रिया।